हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके क्वेश्चन के सीरीज के सेकंड पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो दोस्तों, वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों, वृक्ष संवर्धन में वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में फली की फसल सहायक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को अवशोषित करना होता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो दोस्तों, तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो दोस्तों, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु एनाबीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद परीक्षण में किसकी मदद करता है? तो दोस्तों, प्रशीतन खाद परीक्षण जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण का जीवाणु होता है? तो दोस्तों, राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण का जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? तो दोस्तों, HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स होता है। एड्स वायरस क्या होता है? तो दोस्तों, एड्स वायरस एक सूची RNA वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, एड्स का क्या कारण है? तो दोस्तों, एड्स का कारण वायरस होता है, अर्थात वायरस के कारण ही एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? तो दोस्तों, इबोला एक प्रकार का वायरस है। एड्स कैसे फैलता है? तो दोस्तों, एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, विषाणु में क्या होता है? तो दोस्तों, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। सॉर्स क्या है? तो दोस्तों, सॉर्स एक विषाणु जनित रोग होता है। खसरा संक्रमण किसके कारण होता है? तो दोस्तों, खसरा संक्रमण विषाणु के कारण होता है, अर्थात वायरस के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो दोस्तों, चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों, शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन करता है, जिसे दोस्तों फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो दोस्तों, नील हरित शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है। एगार किससे तैयार होता है? तो दोस्तों, एगार शैवाल से तैयार किया जाता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो दोस्तों, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे फंजाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था।
विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन सा है? तो दोस्तों प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी पेनिसिलिन है। एथलीट फुट नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों एथलीट फुट नामक रोग कवक से उत्पन्न होता है। कौन एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों माइकोराइजा नामक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो दोस्तों एफ्लाविस कवक से बनते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारस्परिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य होते हैं? तो दोस्तों लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो दोस्तों SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक दोस्तों लाइकेन होता है। लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो दोस्तों लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है अर्थात प्राप्त किया जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो दोस्तों लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध हेलोटिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे दोस्तों एजोला कहा जाता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो दोस्तों जिनकंगों को एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है। विषाणु क्या है? तो दोस्तों विषाणु अकोशिकीय होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो दोस्तों तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग एक जीवाणु विकृति होती है। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो दोस्तों लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है अर्थात दोस्तों लाइकेन के द्वारा प्रदूषण का संकेत मिलता है अर्थात उसका लक्षण दिखाई देता है। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो दोस्तों पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो दोस्तों पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन तने का रूपांतरण नहीं है? तो दोस्तों तने का रूपांतरण शकरकंद का कंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सी फसल तना है? तो दोस्तों अदरक एक तना वाली फसल है अर्थात कह सकते हैं कि अदरक का यूज हम तना का करते हैं। ठीक है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों प्याज का खाद्य भाग उसका तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन रूपांतरित तना है? तो दोस्तों आलू एक रूपांतरित तना है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो दोस्तों कैक्टस में सूल पत्ते का रूपांतरण होता है। कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो दोस्तों उभयलिंगी जो फूल होते हैं दोस्तों उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण होता है? तो दोस्तों कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण फ्लोरिजन स्राव होता है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो दोस्तों फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह होता है अर्थात उसके ताजे पुष्प समूह का यूज कर सकते हैं कि उसका उपयोग किया जाता है अर्थात खाने में प्रयोग किया जाता है। कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो दोस्तों रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प या फूल है। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग
उसका पुष्प होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनानास किस प्रकार का फल है? तो दोस्तों अनानास एक प्रकार का साइकोनस किस्म का फल है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो दोस्तों मूंगफली का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन का खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। भ्रूण किस में मिलता है? तो दोस्तों भ्रूण बीज में मिलता है। घटपर्णी भाग में कौन एक घटक घट में रूपांतरित होता है? तो दोस्तों घटपर्णी भाग में पत्ता एक घट के रूप में रूपांतरित होता है अर्थात परिवर्तित होता है। कौन एक कीटाहारी पादप है? तो दोस्तों घटपर्णी एक कीटाहारी पादप है। विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस का होता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों के लिए, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। मटर पौधा क्या है? तो दोस्तों मटर का पौधा एक शाक होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ या फिर सेखुआ होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग क्या है? तो दोस्तों लौंग सूखे फूल होते हैं। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों बिना पके फल के लैटेक्स से अफीम को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों कुनैन सिनकोना पादप के छाल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो दोस्तों सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है अर्थात सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दोस्तों मटर मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दालचीनी पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूलों की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है आप लोगों के लिए, धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है? तो दोस्तों धनिया में पत्ते और सूखे फल का उपयोग किया जाता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जैव ईंधन को जैट्रोफा के बीज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो दोस्तों आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र भाग का प्रयोग लाया जाता है अर्थात प्रयोग किया जाता है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो दोस्तों चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों दालें पादपों के लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा ये सभी दोस्तों 3 पादप परिवारों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली कौन सी है? तो दोस्तों वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली एक द्विपद प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया
पूरे पौधे में प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, पर्णहरित, धूप की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन सा है? तो दोस्तों हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण को करता है उसे दोस्तों क्लोरोफिल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। किस ऊर्जा के द्वारा प्रकाश का संश्लेषण क्रिया संपादित होती है? तो दोस्तों प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा की क्रिया संपादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित प्रकाश का अवशोषण करने में मदद करता है, अर्थात उसकी भूमिका प्रकाश का अवशोषण करने से है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण या फिर अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस को छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस ऑक्सीजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह किस पदार्थ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह दोस्तों जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज होता है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है वह ऊर्जा मुक्त होती है, तो वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे श्वसन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन पादप हार्मोन है? तो दोस्तों साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात ऐसा लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो दोस्तों एथिलीन प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्सेनोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों पौधों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मृदा द्वारा पानी के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों मृदा द्वारा पानी के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कोशिका क्रिया का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे नाइट्रेट कहा जाता है। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो दोस्तों बौने अर्थात छोटे पौधों को साइटोकिनिन से लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो दोस्तों पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में क्लोरोफिल अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, करनाल बंट किसकी एक बीमारी है? तो दोस्तों करनाल बंट एक गेहूं की बीमारी होती है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों पौधों में फ्लोएम आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। एक पेड़ की आयु किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो दोस्तों एक पेड़ की आयु को वार्षिक वलयों की गिनती करके उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो दोस्तों अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था? तो दोस्तों बेटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी के नाम से पुकारा गया या फिर उसको कहा गया। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम के द्वारा होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जल होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस वैज्ञानिक ने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो दोस्तों स्लाइडेन और टी स्वान ने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, अर्थात सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, अर्थात भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को एंजिंग के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसे एंजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो दोस्तों कोशिका का जीवित अंश अर्थात जीव द्रव्य दोस्तों कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कौन सा पोषक एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो दोस्तों मैग्नीज पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली को एजी टॉन्सले ने प्रस्तुत किया था, अर्थात एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो दोस्तों जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं वही दोस्तों परितंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक घटक होते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो दोस्तों किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है दोस्तों वह उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में होता है, अर्थात इनका सही क्रम उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होता है। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो दोस्तों मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा अर्थात वृक्ष लगाकर रोका जा सकता है। जब कोई मनुष्य बकरी का मांस खाता है तब मनुष्य कौन सा उपभोक्ता कहलाता है? तो दोस्तों जब कोई मनुष्य बकरी का मांस खाता है तब वह दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो दोस्तों एक जीव से दूसरे की ओर ऊर्जा का अंतरण अर्थात स्थानांतरण होता है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो दोस्तों करील एक मरुद्भिद पौधा है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा तत्व है? तो दोस्तों पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स का संबंध मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से होता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों कार्बनिक कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे उपयुक्त अर्थात उपयोगी होते हैं। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्यों? तो दोस्तों अधिकांश मरुस्थलीय पादप अर्थात पौधे रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि दोस्तों मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय ही सक्रिय रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? तो दोस्तों महासागर सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार अर्थात 72 बार प्रति मिनट के हिसाब से धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 1 मिनट में 16 से 18 बार होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि एक जांघ की हड्डी होती है, वही सबसे बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, अर्थात सबसे बड़ी जांघ की हड्डी अर्थात फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिस हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों शरीर का सबसे कठोर तत्व अनामिल होता है अर्थात जिसे एनामिल भी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा 65% से लेकर 80% तक होती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 अर्थात 7.4 होता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो दोस्तों रक्त को किडनी द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे वृक्क भी कहा जाता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम के नाम से जाना जाता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण
प्रोटीन से होता है। ठीक है दोस्तों। विटामिन ए कहाँ संचित होती है? तो दोस्तों विटामिन ए यकृत अर्थात लीवर में संचित होती है। लार में पाई जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि दोस्तों इसका कारण यूरिया होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है अर्थात 6 होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। लिंग निर्धारण किससे होता है? तो दोस्तों लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम से होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला प्रश्न है। पीत किसके द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों पीत यकृत द्वारा स्रावित होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कण अर्थात व्हाइट ब्लड का जीवन काल दोस्तों 2 से 4 दिन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन अर्थात 2 महीने होता है। लाल रक्त कण दोस्तों 2 महीने नहीं बल्कि 4 महीने होगा। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों शरीर में रक्त परिभ्रमण में कुल 23 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। मनुष्य का हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के हृदय में कुल 4 प्रकोष्ठ होते हैं अर्थात इसमें 4 चैम्बर होता है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। शरीर का ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों शरीर का ताप को हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किण्वन का उदाहरण क्या क्या है? तो दोस्तों दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी दोस्तों किण्वन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो दोस्तों डैक्रो एक उड़ने वाली छिपकली होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो दोस्तों घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो दोस्तों भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दोस्तों दालें जो होती हैं वह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। देसी घी में से सुगंध क्यों आता है? तो दोस्तों डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों J.L. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों एपिथेलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो दोस्तों डेवी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्तों सबसे अधिक ध्वनि की तीव्रता या तीव्रता की ध्वनि को दोस्तों बाघ उत्पन्न करता है, अर्थात बाघ की जो दोस्तों ध्वनि तीव्रता होती है वो सबसे अधिक होती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या लेकर चलती है? तो दोस्तों जब ध्वनि तरंग चलती है तो दोस्तों वे अपने साथ ऊर्जा को लेकर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट दिखाई देता है, अर्थात दोस्तों हमें दिखने वाला भाग किरीट होता है। ठीक है, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों सूर्य की किरणों में कुल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर अर्थात टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कारक दोस्तों सोल्स महोदय हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कपड़ों से जंग के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। ठीक दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तेल की बूंदें पानी पर क्यों फैल जाती हैं? तो दोस्तों तेल की बूंदें पानी पर फैलने का कारण दोस्तों जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, अर्थात जल के अत्यधिक पृष्ठ तनाव के कारण ही दोस्तों तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो दोस्तों वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति दोस्तों समान वेग परिवर्तित त्वरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो दोस्तों पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, जिसकी वजह से दोस्तों जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है, अर्थात बॉयल होने लगता है।
केट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों केट न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर काम करता है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो दोस्तों अल्प अर्थात कम घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते हैं। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों जो लोलक की कालावधि होती है अर्थात जो समय अंतराल होता है वह दोस्तों लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होगा? तो दोस्तों पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो दोस्तों बादल का वायुमंडल में तैरने का कारण निम्न घनत्व होता है अर्थात कम घनत्व होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? सॉरी दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटने लगता है अर्थात वो घट जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है? तो दोस्तों पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है क्योंकि दोस्तों जिससे उसकी स्थिरता बनी रहे अर्थात स्थिरता बढ़ाने के लिए ही व्यक्ति झुक जाता है। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ने लगता है? तो दोस्तों किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार दोस्तों अधिक उस समय मालूम होने लगता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों वायुदाब में कमी के कारण ही हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो दोस्तों सतही तनाव के कारण अर्थात पृष्ठीय तनाव के कारण ही दोस्तों वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो दोस्तों पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन के कारण ही दोस्तों बारिश की बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो दोस्तों धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से किया जाता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? तो दोस्तों न्यूटन सेकेंड संवेग का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो दोस्तों लोहे की सुई का पानी की सतह पर तैरने का कारण उसका पृष्ठ तनाव होता है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी के मापन की इकाई है। प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? तो दोस्तों प्लांक नियतांक की इकाई JS होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो दोस्तों सितारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? दोस्तों हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात अपकेंद्र के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को शक्ति अर्थात ऊर्जा कहा जाता है। तूफान से घरों से छतें क्यों उड़ जाती हैं? तो दोस्तों तूफान में घरों से छतें उड़ने का कारण बर्नौलीज का सिद्धांत होता है अर्थात बर्नौलीज के सिद्धांत के कारण ही दोस्तों तूफानों में घरों से छतें उड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का आकार किसके कारण गोलाकार होता है? तो दोस्तों सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदों का आकार
गोलाकार होता है। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? तो दोस्तों बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव अर्थात दाब को मापा जाता है। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों विद्युत प्रवाह की इकाई एम्पीयर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर होती है। कार्य की इकाई क्या है? तो दोस्तों कार्य की इकाई जूल होती है। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का भार सबसे कम कहाँ पर होगा? तो दोस्तों किसी वस्तु का सबसे कम भार पृथ्वी के केंद्र पर होगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिटी है? तो दोस्तों हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की एक यूनिट है अर्थात इकाई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, लिफ्ट में मनुष्य का वजन कब कम रहता है? तो दोस्तों जब लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो दोस्तों उस समय मनुष्य का वजन कम हो जाता है अर्थात कम लगने लगता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रदीप्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों प्रदीप्ति का मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को चालन कहा जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो दोस्तों सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो दोस्तों पेड़ों का काटना ही भूमंडलीय तापन का कारण है। तो दोस्तों भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल दोस्तों जो तापमान बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, उसका मेन वजह क्या है? वृक्षों का काटना अर्थात वृक्षों का उन्मूलन। ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो दोस्तों ताज़े पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो दोस्तों केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखने का होता है। शीतकाल में कपड़े में गर्म क्यों रखते हैं? तो दोस्तों शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि दोस्तों शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोका जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत अर्थात परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम अर्थात सबसे अधिक होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 रेलों में मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों धातु गर्म करने पर फैलती है जबकि ठंडी करने पर संकुचित होती है। इसी वजह से दोस्तों 2 रेलों के मध्य जोड़ पर उसको गैप रख दिया जाता है अर्थात छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती हैं? तो दोस्तों अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप फटने का प्रमुख कारण पाइप में पानी जमना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विकिरण पायरोमीटर से किसका तापक्रम मापा जा सकता है? तो दोस्तों विकिरण पायरोमीटर से तो दोस्तों 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापक्रम को मापा जा सकता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? तो दोस्तों पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 डिग्री केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों,
इंसोलेशन अर्थात आपतन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इंसुलेशन या आपतन का अर्थ दोस्तों आने वाली सौर विकिरण से होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो दोस्तों जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो दोस्तों जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का मेन वजह या मेन कारण दोस्तों जल का क्वथनांक बढ़ जाने से ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर कुकर में जल का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है, इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकता है? तो दोस्तों इसका वजह पानी दबाव होने पर उच्चतम तापमान उबल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो दोस्तों बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि दोस्तों बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो दोस्तों ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? तो दोस्तों ध्वनि की गति सबसे तेज कांच में होती है। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की यूनिट डेसिबल होती है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो दोस्तों ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ग्रीन मफलर क्या है? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण करना ही ग्रीन मफलर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पराध्वनिक चाल मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों पराध्वनिक चाल मापने की इकाई मैक होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दोस्तों आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो दोस्तों कहीं कहीं 8 मिनट 22 सेकेंड भी रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटन का परिणाम है? तो दोस्तों साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देने का प्रमुख कारण दोस्तों प्रकीर्णन होता है, अर्थात प्रकीर्णन के कारण ही दोस्तों सूर्य हमें लाल दिखाई देता है अस्त होते समय। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो दोस्तों मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकदार दिखाई देता है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो दोस्तों मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है प्रकाश का रंग निश्चित किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है?
क्योंकि दोस्तों जल के अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र के पानी का रंग नीला होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों सूर्य की किरणों में कुल 7 रंग होते हैं, अर्थात 7 कलर होते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैमरे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, जिसे दोस्तों याद करने के लिए इंग्लिश में इसे हम बिबिगोर या फिर हिंदी में बैनी आ पिनाला के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो दोस्तों समुद्र की सीपी ध्रुवण के कारण ही सुनहरी दिखाई देती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो दोस्तों अपवर्तन और परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों लाल, नीला और हरा को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों तारे का रंग तापमान दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों पेरिस्कोप परावर्तन और अपवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। उच्चतम तरंग दैर्घ्य रंग किस में मिलता है? तो दोस्तों उच्चतम तरंग दैर्घ्य लाल रंग में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो दोस्तों यदि वायुमंडल न होता तो दोस्तों आकाश का रंग काला दिखाई देता। सितारे का रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों तारे या सितारों का रंग तापमान दर्शाता है। लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर क्या दिखेगा? तो दोस्तों लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर वह काला दिखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई क्यों देती है? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दोस्तों पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रंगों के समूह को वर्णपट्टी के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। छाया गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो दोस्तों छाया गठन को प्रकाश का सीधा प्रसार करके समझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कोहरे में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही कोहरे में हम नहीं देख पाते हैं। रमन का प्रभाव किससे संबंधित है? तो दोस्तों रमन का प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। अगला प्रश्न मित्रों, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो दोस्तों प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। आँखों की रेटिना किस तरह कार्य करती है? तो दोस्तों आँखों की रेटिना कैमरे में फिल्म की तरह काम करती है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन चालक के लिए किस प्रकार की मोटर संस्तुत है? तो दोस्तों रेल इंजन चालक के लिए डीसी श्रेणी की मोटर संस्तुत है अर्थात स्वीकृत है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों फ्यूज तार का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोका जा सके। गैल्वेनोमीटर से किसका पता लगाते हैं? तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर से धारा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ग्रेफाइट होता है। किस चालक की चालकता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों विद्युत चुंबक में
क्रोड के रूप में दोस्तों मृदु लोहा अर्थात नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, सॉफ्ट आयरन का। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो दोस्तों शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर घंटा अर्थात एम्पियर और किसका मात्रक है? तो दोस्तों एम्पियर घंटा आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों। प्रत्यावर्तित धारा को दिष्ट धारा में कैसे बदला जाता है? अर्थात दोस्तों एसी को डीसी में कैसे बदलते हैं? तो दोस्तों प्रत्यावर्तित धारा को डायोड द्वारा दिष्ट धारा में बदला जाता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से क्यों बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बनने का कारण ये होता है कि दोस्तों टंगस्टन का जो गलनांक होता है उच्च होता है अर्थात अधिक होता है। विद्युत धारा की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों विद्युत धारा की मात्रा मापने का यंत्र एमीटर होता है। CFL का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों CFL का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में किया गया था। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश का अवरोक्त भाग ही सौर कुकर को गर्म करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो दोस्तों सूर्य में ऊर्जा हाइड्रोजन का संगलन के द्वारा पैदा होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि दोस्तों परमाणु बम में नाभिकीय श्रृंखला या नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर बीम का उपयोग किस में होता है? तो दोस्तों लेजर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में अर्थात आँख की कह सकते हैं इलाज में किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो दोस्तों डायोड से धारा एक दिशा में बहती है अर्थात प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक्स किरणें होती हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को रेडिएशन कहा जाता है। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? तो दोस्तों ओजोन छिद्र सबसे अधिक अंटार्कटिका के ऊपर बन रहा है।
ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो दोस्तों ग्रह गति नियम का निरूपण जॉनिस केपलर ने किया था। नेक्स्ट है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो दोस्तों रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल रंग का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तो दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है। चांद पर जाने वाला पहला मनुष्य कौन था? तो दोस्तों चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गैलीली कौन थे? तो दोस्तों गैलीली एक खगोलज्ञ थे, अर्थात एक खगोल वैज्ञानिक थे। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? तो दोस्तों आकाश में सबसे चमकदार तारा सिरिस होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? तो दोस्तों त्रिविम में ऐसी जगह जहां का गुरुत्वाकर्षण प्रकाश किरण पुंज को भी बाहर नहीं जाने देता, वही दोस्तों ब्लैक होल्स होता है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो दोस्तों ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दिया था। मेघनाथ साहा किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों खगोल भौतिकी अर्थात एस्ट्रोफिजिक्स के लिए मेघनाथ साहा को याद किया जाता है, अर्थात उसके रूप में वो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो दोस्तों सोलर सिस्टम अर्थात सौर परिवार को केपलर महोदय ने खोजा था। हे ब्रिज से किसको मापा जाता है? तो दोस्तों हे ब्रिज को इंडक्टेंस से मापा जाता है। ठीक दोस्तों, हे ब्रिज को इंडक्टेंस से मापा जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में कब लाया जाता है? तो दोस्तों जो सोनार का अधिकांश प्रयोग है दोस्तों नौ संचालकों द्वारा, अर्थात जो नौका चालक होते हैं दोस्तों उन्हीं के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों साहा परमाणु भौतिक संस्थान कोलकाता में स्थित है। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटरसन वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों नियॉन लैंप का आविष्कार लुई प्रिंस ने किया था। नैनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों नैनोमीटर का उपयोग गैसों का दाब ज्ञात करने में किया जाता है। डायनेमो का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों डायनेमो जो होता है दोस्तों मैकेनिकल ऊर्जा का इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। और आप लोग जो अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है या हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है। पायरोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्किमिडीज किस देश के थे? तो दोस्तों आर्किमिडीज ग्रीस के थे। ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया? तो दोस्तों लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज को आर्किमिडीज ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। राइट ब्रदर ने किसका आविष्कार किया? तो दोस्तों राइट ब्रदर ने विमान अर्थात वायुयान का आविष्कार किया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन महोदय ने किया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिकोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम रोएंटजन थे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है,
वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार एडिसन ने किया था। नाविक दिक्सूचक में कितने बिंदु होते हैं? तो दोस्तों नाविक दिक्सूचक में कुल 32 बिंदु होते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया था। प्रकाश के वेग को किसमें मापा था? तो दोस्तों प्रकाश के वेग को रोमर द्वारा मापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर अर्थात फैदम मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों रिमोट कंट्रोल का आविष्कार निकोला टेस्ला महोदय ने किया था। दूर की चीज़ें किसकी सहायता से देखी जाती हैं? तो दोस्तों दूर की चीज़ों को टेलीस्कोप की सहायता से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पराबैंगनी किरणों की खोज जोहान विल्हम रेटर ने किया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह खोज किसने किया? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो दोस्तों इसका सर्वप्रथम पता कॉपरनिकस ने लगाया था। आगे बढ़ते हैं, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तापमान को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों तापमान को थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वायु की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पायर हीलियोमीटर किसे नापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों पायर हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान दिवस सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सुरंग निर्माण में कौन सा रेल इंजन प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सुरंग निर्माण में स्टोरेज बैटरी रेल इंजन का प्रयोग किया जाता है। रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? तो दोस्तों रेल की पटरी उच्च गति इस्पात की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि पटरियों की अव्यवस्था को रिकॉर्ड किया जा सके अर्थात उसको पता लगाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में उसका आयोजन दोस्तों कोलकाता में किया गया था। नॉटिकल मील का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों नॉटिकल मील का उपयोग नौ संचालन में किया जाता है अर्थात नौका चलाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में आर्गन का कितना मात्रा है? तो दोस्तों वायुमंडल में आर्गन जो गैस है दोस्तों वह 0.93 अर्थात 0.93% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस गैस को जीवनदायिनी गैस मानते हैं? तो दोस्तों ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस के रूप में माना जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की कुल मात्रा 20.99 अर्थात 20.99% अर्थात दोस्तों लगभग 21% होती है। आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन सीरीज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? तो दोस्तों ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन को नहीं जला सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके अर्थात सामान्य जीके के अंतर्गत दोस्तों हमने
इसके सेकंड पार्ट को कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपने विचार ज़रूर दोस्तों कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जब मैं भी इसका अगला पार्ट लाऊँ उसके लिए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो दोस्तों इसके लिए सब्सक्रिप्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।